हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, हम इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस का सेट लगाने वाले हैं जो कि आपके बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पूरा सेट लगाने के बाद आप स्कोर को अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और हमें क्वेश्चंस का लेवल कैसा रखना है, बढ़ाना है या घटाना है। तो इसलिए आप अपना स्कोर को ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। तो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? मतलब ये कि नागोया प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में। नागोया प्रोटोकॉल को 2014 में लागू किया गया था। नागोया प्रोटोकॉल को हम लोग एबीसी प्रोटोकॉल के भी नाम से जानते हैं। और नागोया प्रोटोकॉल से हमें आनुवांशिक संसाधनों और उसके लाभ के बारे में जानकारी मिलती है। नागोया प्रोटोकॉल जो है वो जापान के नागोया शहर में जैव विविधता सम्मेलन के दौरान 29 अक्टूबर 2010 को स्वीकार किया गया था, जबकि इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2014 से। तो आपको एक क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है, तो इसलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को और आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1792 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी वो 1792 ईस्वी में हुई थी। और यह संधि टीपू सुल्तान और उस समय के भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी, जिसे कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? तो 1792 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत का विभाजन कब हुआ था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। सूरत विभाजन 1905 में हुआ था। कांग्रेस का जो सूरत अधिनियम 1907 ईस्वी को सूरत में ही हुआ था। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो सूरत में हुआ था। और इसके बाद जो है कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल में। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद ये दोनों दल फिर से वापस एक साथ मिल गया था, मतलब दोनों का एक साथ आपस में विलय हो गया था। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद। जबकि 1907 का सूरत अधिवेशन में ये दो भागों में विभाजित हुआ और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक दूसरे से मिल गया, मतलब आपस में विलय हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 51 के क में और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया गया है संविधान में। और इसे 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है। अब देखिए 22 मई को कौन मनाता है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह दिवस पूरे विश्व भर में 22 मई को मनाया जाता है। और 22 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो हम 2 दिवस मनाते हैं। और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको जानना चाहिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षचरित। हर्षचरित जो पुस्तक है वो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी जो इस ऑप्शन में आपको जो दिख रहे हैं बुक के नाम, ये सारे हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। जबकि हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा। और ये इसको हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है। बाकी रत्नावली, नगानंद और प्रियदर्शिका जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर स्थित है? हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी। हम्बोल्ट जो जलधारा है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। और ये हम्बोल्ट जलधारा जो कि दक्षिण अमेरिका की कैसी जलधारा है? तो ये एक ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर में बहती है। और ये जो है पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बहती है। इसे पीरू धारा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। हम्बोल्ट जलधारा को पीरू जलधारा के भी नाम से जानते हैं। और इसका तापमान तथा लवणता दोनों ही कम होता है, इसलिए ये ठंडी जलधारा है। तो आपको याद रखना है, हम्बोल्ट जलधारा जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है ये ठंडी जलधारा है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? क्वेश्चन है, संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति जो है वो कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। तो लोक लेखा समिति जो है कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, जिसे हम लोग कैग के भी नाम से जानते हैं, उसे जांच करती है कौन? लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति के बारे में बात हुआ है तो इसके बारे में जानते हैं। तो लोक लेखा समिति को हम लोग प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें लोक लेखा जो समिति है इसमें 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे लोक लेखा समिति में पूरे 22 सदस्य होते हैं और इसे हम लोग लघु लोकसभा के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। गायत्री मंत्र जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित किया गया है। और इस मंत्र में ये जो मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है? तो ये सविता नामक देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। और इस मंत्र में जो है 24 अक्षर हैं। गायत्री मंत्र में पूरे 24 अक्षर हैं जिन्हें 8-8 अक्षरों के 3 चरण में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। कौन सा अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उस समय में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया। और इसी दिन रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा पहली बार फहराया गया था। कब? 31 दिसंबर 1929 को, जब पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था कांग्रेस अधिवेशन लाहौर के द्वारा। तो आपको याद रखना है। और आपको यदि हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो आप इस वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हम वीडियोज़ जब भी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए, 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब नामक स्थान पर हुआ था। और ये गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु हुए। और इनके बाद जो हुआ वो किसको गुरु का जो मान्यता मिला वो गुरु ग्रंथ साहिबा को मिल गया। उसके बाद कोई भी गुरु नहीं बने, गुरु ग्रंथ साहिबा को अपना लिया गया गुरु गोविंद सिंह के बाद। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 1666 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? बिहार राज्य के पटना में। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन किया गया है इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है? तो आपको बताना है कल्प। कल्प में क्या वर्णित है? ये जो आपको दिख रहा है कल्प, छंद, निरुक्त और शिक्षा, तो ये जो है वेदांग हैं। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। तो इसमें जो है कल्प वेदांग में क्या वर्णित किया गया था, क्या समझने के लिए? तो यज्ञ संबंधी नियम को समझने के लिए कल्प वेदांग की रचना की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। छंद जो है
छंद में वेद मंत्रों को समझने के लिए छंद की रचना की गई थी, तो ये भी सही है। और निरुक्त जो था उसमें शब्दों की उत्पत्ति, तो निरुक्त को शब्दों की उत्पत्ति को समझने के लिए निरुक्त नामक वेदांग की रचना की गई थी। और शिक्षा में जो किया गया था उसमें था वेद मंत्रों का उच्चारण समझने के लिए शिक्षा नामक वेदांग की रचना की गई थी। जबकि यहाँ पर क्या किया गया है, काल का ज्ञान, तो ये जो है बिल्कुल ही गलत है। तो यही जो है वो क्या है, सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शिक्षा काल का ज्ञान। और हम बाकी दो का बता दें तो आपका बच गया है, यहाँ पर शिक्षा का बता ही दिए कि वेद मंत्रों का उच्चारण के लिए शिक्षा नामक वेदांग की रचना की गई थी। और व्याकरण में प्रत्यय, स्वर, शब्द का बोध होना, इन सभी चीज़ों को वर्णित किया गया है। और ज्योतिष नामक वेदांग में काल का ज्ञान का वर्णन किया गया है। ज्योतिष नामक जो वेदांग है उसमें काल का ज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है, मतलब किस राज्य में लागू नहीं है 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन जो है यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर, ये तीनों जगह पर 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता है। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन में क्या है, तो पंचायती राज है। पंचायती राज जिसको कि संवैधानिक मान्यता मिली है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। लेकिन ये तीनों जो है पंचायती राज्य जो है वो मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आए थे। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली समुद्री रास्ता अन्वेषक थे, मतलब समुद्री रास्ता की खोजकर्ता आप कह सकते हैं इसको, कि रास्ताओं को खोज करने वाले थे वास्को डी गामा। और ये कहाँ के, किस देश के थे, तो पुर्तगाली थे, ये पुर्तगाल से थे। और इन्होंने यूरोप और भारत के बीच के समुद्री मार्ग का खोज किया था। किन्होंने, वास्को डी गामा ने। और ये भारत में 3 बार आए हुए थे, कौन, वास्को डी गामा। जबकि पहली बार कब आए थे ये, तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है। नहावा सेवा जिसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के भी नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नहावा सेवा बंदरगाह जो है वो स्थित है, जो कि मुंबई बंदरगाह के नज़दीक में स्थित है। और इस बंदरगाह का जो निर्माण है वो मुंबई बंदरगाह का दबाव को कम करने के लिए किया गया था। मतलब इतना ज़्यादा मुंबई बंदरगाह बिजी और व्यस्त रहता था, तो उसके भार को, उसके बर्डन को कम करने के लिए नहावा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया। और नहावा सेवा बंदरगाह जो है देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है, क्योंकि ये बाद का बना हुआ बंदरगाह है, इसलिए ये बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया गया है नहावा सेवा बंदरगाह, जिसका नाम क्या है, जिसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन सा है। तो हमने पीछे क्वेश्चंस में देखा था कि कहाँ पर पंचायती राज्य लागू नहीं होता है, तो वो राज्य था मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर। जबकि यहाँ पर क्वेश्चंस किया गया है कि कौन सा 2 राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया और अपने राज्य में लागू किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज्य को लागू किया गया था। कहाँ पर, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। अब पंचायती राज्य की बात कर लें तो ये किस समिति पर, कौन से समिति के अकॉर्डिंग लागू किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 ईस्वी में इस बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था। किसको, पंचायती राज्य को। और किस समिति के सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। और 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी इसको लागू किया गया, वहाँ पर लागू किया गया। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में 1959 में ही। 1960 में असम में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में, जबकि 62 में महाराष्ट्र में लागू किया गया था पंचायती राज्य को। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के संविधान सभा के सदस्यों ने कब हस्ताक्षर किया। संविधान निर्माण के लिए
पूर्ण रूप से मतलब अंतिम रूप से संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने कब हस्ताक्षर किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से इसे हस्ताक्षर किया गया संविधान निर्माण के लिए। सभी सदस्यों ने उस समय में हस्ताक्षर किया और इसे अंगीकृत कर दिया गया, लागू कर दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब ए और बी, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 365 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 356 में क्या है, तो अनुच्छेद जो 356 है इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात पर संतुष्ट नहीं हो कि राज्य सरकार जो है संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है। यदि कोई भी राज्य सरकार है वो जो है राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती है तो अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और 365 के अनुसार ये बताता है कि राज्य सरकार यदि केंद्र सरकार का जो निर्देश दिया गया है उसको पालन नहीं करती है तो फिर भी उस राज्य में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। कब? जब केंद्र सरकार की बात राज्य सरकार नहीं मानेगी तब। और ये तो आपको याद रखना है कि 365 के तहत केंद्र सरकार का जो नियम निर्देश है उसको राज्य सरकार पालन नहीं करती है तो उस समय में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 356 के तहत यदि राज्य सरकार जो है वो क्या बोलते हैं कि जो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तो उस समय भी 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू किया जा सकता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महामृग। महामृग जो है डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? महामृग जो पशु है उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये कश्मीर राज्य में स्थित है। और अभी यहाँ पर एक जो है कश्मीरी हिरण को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ पर? डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? हैवलॉक द्वीप का नाम बदल दिया गया है तो इसका नाम परिवर्तित नाम जो है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का क्या नाम बदल के कर दिया गया है? तो स्वराज द्वीप कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में ही अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदला गया। 3 द्वीपों में कौन कौन है? तो एक हैवलॉक द्वीप है जिसका नाम की स्वराज द्वीप कर दिया गया, और दूसरा नील द्वीप है जिसको कि शहीद द्वीप कर दिया गया, और तीसरा जो है रॉस द्वीप है जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन। ये बुक का नाम है और आपसे पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है। एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन चावला के द्वारा ये लिखा गया है पुस्तक है एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन। इसमें जो है इस बुक में नवीन चावला के द्वारा ये बताया गया है कि भारत का जो इलेक्शन जो निर्वाचन प्रणाली है उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर कैसे वोटिंग होता है, क्या सिस्टम है, इसके बारे में वर्णित किया गया है पूरा। तो किसके द्वारा ये किया गया है? तो नवीन चावला के द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है बुक का नाम और उसके राइटर का नाम, एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, जो कि नवीन चावला के द्वारा लिखा गया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? पाक जलडमरू मध्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पाक जलडमरू मध्य जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग से ये मिलता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से संबंधित कप है। और हॉकी से कुछ और संबंधित कप की बात कर लें जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी। ये सब जो है किससे रिलेटेड है? हॉकी से। और हाँ, प्रैक्टिस सेट 4 में हमने गलती से क्वेश्चन नंबर 24 में
संतोष ट्रॉफी को क्रिकेट बता दिया था, तो वहाँ पर हमने करेक्शन भी करवाया था। और यदि आपने नहीं सुना है तो फिर से हम बता देते हैं कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, न कि क्रिकेट से, वहाँ गलती से बोला गया था। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। और आप लोग बोलते हैं कि मैम आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं लीजिए, तो देखिए हम एक क्वेश्चन से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लग सकता है। और आप यदि चाहते हैं कि हम कम टाइम का वीडियोस बनाएं तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मुझे कम करना होगा। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को कम करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, घास, हिरन और शेर। तो सही आंसर है घास, हिरन और शेर। सबसे पहले आपको समझना होगा खाद्य श्रृंखला क्या होता है। खाद्य श्रृंखला में ये होता है कि यदि आप किसी चीज़ को खाते हैं तो फिर आपको भी कोई खाता है, मतलब ऐसे ऐसे करके जो सीरीज बनता है, इसे ही बोलते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला। मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इसमें जो जीव होते हैं अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए घास है, तो घास को कौन खाता है? तो हिरन खाती है। और हिरन को फिर कौन खा जाता है? तो शेर खा जाता है। तो यहाँ क्या है, एक दूसरे पर ये दोनों सब जो है क्या करते हैं? निर्भर करते हैं, अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इससे बनता है खाद्य श्रृंखला। बाकी और अदर ऑप्शंस की देखेंगे, आप बात करेंगे तो शेर का देखेंगे तो शेर जो है घास तो नहीं खाएगा, और घास तो हिरन खा सकती है लेकिन शेर घास नहीं खाएगा। तो यहाँ क्या है, उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जॉस्कर हिमालय किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांस हिमालय। जॉस्कर हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है और भी आते हैं, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर जो है, ये तीनों जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और केटू की बात कर ले, केटू जो कि जिसे हम लोग गाडविन आस्टीन के भी नाम से जानते हैं, जो कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो वो भी केटू ही है, गाडविन आस्टीन ही है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजनीकरण। हम लोग वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण विधि उपयोग करके वनस्पति घी को बनाते हैं। अब बात करते हैं वनस्पति घी। तो जो वनस्पति घी बनाया जाता है वो वनस्पति तेल से बनाया जाता है। और वनस्पति तेल में आप सोयाबीन का तेल उपयोग कर सकते हैं, ताड़ का तेल उपयोग कर सकते हैं, कपास बीज का तेल या सरसों का तेल उपयोग किया जाता है। और उसको जो है घी की तरह पूरा ठोस बनाने के लिए ही हम लोग हाइड्रोजनीकृत जो प्रोसेस है उसका उपयोग करते हैं, जिससे कि जो तेल है, जो वनस्पति हमारा तेल है, वो घी की तरह, शुद्ध देसी घी की तरह दिखाई देने लगे। और इसमें इस प्रोसेस को करने से क्या होता है कि ट्रांस फैटी जो एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रिफाइन ऑयल या ये सब जो यूज़ करते हैं हम लोग, उससे क्या होता है, फैट बढ़ता है, हमारे शरीर में वसा बढ़ जाते हैं, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। और उससे हमारा हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है, हृदय का प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है। तो इसलिए वनस्पति घी आपको यहाँ से याद रखना है कि वनस्पति घी जो होता है वो किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण का उपयोग करके वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर, द हिंदू और स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा द हिंदू और स्वदेश मित्रम पत्रिका शुरू किया गया था। यहाँ देखिए लोकमान्य तिलक, तो लोकमान्य तिलक के द्वारा भी एक पत्रिका शुरू किया गया था, जो कि 1888 ईस्वी में शुरू किया गया था। आपके लिए एक क्लू है और इसका कमेंट आप आंसर बॉक्स में करेंगे। छोड़िए हम बता देते हैं, केसरी नामक पत्रिका लोकमान्य तिलक के द्वारा 1888 ईस्वी में शुरू किया गया था। और द हिंदू स्वदेश मित्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो GEO, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, कौन जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UNEP के द्वारा ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक को जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा GEO को जारी किया जाता है, जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक के बारे में बताता है कि हमारा इन्वायरमेंट का कंडीशन क्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेफनाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेफनाइट जो है वो चांदी का अयस्क है। स्टेफनाइट किस धातु का अयस्क है? चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। देखिए विश्व, अब इससे होता है श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। और दूध, हम लोग अभी फिलहाल में ही दूध दिवस मनाया है। तो दूध दिवस कब मनाया है हम लोग, तो 1 जून को पूरे विश्व भर में दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का आपके लिए थीम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो थीम था विश्व दूध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, मतलब इसको मनाते हुए टोटल 20 साल हो गए हैं और ये इस बार इसका 20वां वर्षगांठ मनाया गया है। श्वेत क्रांति को हम लोग, ये दूध उत्पादन से है और इसको हम लोग अदर नाम की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। और यह भारत सरकार की एक सफल योजना रही है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया गया है। और यह भारत सरकार की एकदम सफल योजना रही है। कौन सा, श्वेत क्रांति, जो कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसलिए इनको भारत का श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना जरूरी होता है। यदि आपातकाल देश में लागू हो गया है तो 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना चाहिए, जब और 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इसको पारित होने के लिए 2/3 बहुमत संसद में पारित होना चाहिए और इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। संसद जो है इसे एक बार में कितने महीने के लिए बढ़ा सकती है, 6 महीने के लिए। आपातकाल की जो अवधि है एक बार में 6 ही महीने तक संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन बैंक जो है ये परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित होना है। देखिए इसरो अपना तीसरा लॉन्च पैड स्थापित कर रहा है, तो ये किस राज्य में बना रहा है, ये आंसर आपको करना है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में। इसरो का जो तीसरा लॉन्च पैड बनेगा वो तमिलनाडु राज्य में इसरो बना रहा है। तो देखिए यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो 2 इसरो का और 2 जो लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड वो होता है जहाँ पर कि रॉकेट को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, जहाँ से रॉकेट को मतलब उड़ान भरा जाता है, जहाँ से छोड़ा जाता है, मतलब कक्षा में स्थापित किया जाता है, उसको बोलते हैं लॉन्च पैड। तो तमिलनाडु राज्य में बना रहा है और इसका जो 2 और भी लॉन्च पैड हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2 लॉन्च पैड इसरो का आंध्र प्रदेश में स्थित है और तीसरा बन रहा है तमिलनाडु में। तो आपको इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने दिशा बिल 2019 को सबसे पहले स्वीकृति दी। सबसे पहले स्वीकृति किस राज्य ने दिया है दिशा बिल को, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अब दिशा बिल क्या है, तो दिशा बिल में महिलाओं का संरक्षण के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा रेप जो बढ़ रहा है, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए दिशा बिल 2019 को सबसे पहले पारित किया है। तो वो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा पारित किया गया है दिशा बिल को। और कब ये लागू हुआ है, तो 2019 में ही लागू किया गया है और सबसे पहले पारित करने वाला राज्य बना है आंध्र प्रदेश दिशा बिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अनुसार किस देश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है, इन तीनों जो देश हैं ये जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं, तो वहाँ के जो अल्पसंख्यक होंगे, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हमारे देश में रह रहे हैं और उनका जो अवधि है वो 7 साल से ज़्यादा हो गया, तो उन्हें हमारे देश की नागरिकता मिल जाएगी, मतलब भारत की नागरिकता उन्हें दिया जाएगा। ये अभी बहुत ही न्यूज़ में रहा था, नागरिकता संशोधन बिल, जिसको CAA के नाम से भी जानते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये क्यों रहा था, बहुत ही धरना प्रदर्शन भी हो रहा था इसके बारे में। तो देखिए एक्चुअली बात ये था कि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये क्या था। तो इसमें था कि यहाँ बोला गया है हमारे सरकार के द्वारा कि जो भारत में रह रहे हैं उनको कोई इससे आपत्ति नहीं है, जबकि जो हमारे देश के अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर यदि जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये सब जो हैं यदि वहाँ पे प्रताड़ित हैं, अल्पसंख्यक हैं और उन्हें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब झेलना पड़ता है उनको, तो वो यदि हमारे देश में रहना चाहते हैं और उनके जो रहने की अवधि है 7 साल हो गई है, 7 साल, तो वो हमारे देश की नागरिकता को ले सकते हैं। तो ये था इस नागरिकता संशोधन बिल में। तो आपको याद रखना है किस किस देश के अल्पसंख्यक को, याद रखना है सिर्फ अल्पसंख्यक को।
तो यहाँ मेजोरिटी वाले को बात नहीं किया गया है, माइनॉरिटी वाले को बात किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर ही आपको देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआड़ थाई को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, यह किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड से। नुआड़ थाई जो है इसको अभी 2020 में ही यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और नुआड़ थाई जो है वो थाईलैंड की एक मसाज की पारंपरिक विधि है। इसमें क्या होता है, मसाज किया जाता है, जो कि हाथ पैर की मदद से मसाज किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? तो माइंड मास्टर यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद। माइंड मास्टर जो आत्मकथा है, बायोग्राफी है, वो विश्वनाथन आनंद की बायोग्राफी है, जो कि हमारे देश के पहले ग्रैंड स्लैम रहे हैं, ग्रैंड मास्टर हैं। और ये कौन से मतलब जो ये शतरंज प्लेयर हैं हमारे देश के, जो कि पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे, और जिन्हें सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1992 से 93 में, जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने का शुरुआत हुआ था, तो सबसे पहले जो दिया गया था वो विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया था। और इनकी अभी बायोग्राफी आई है जो कि जिसका नाम है माइंड मास्टर। तो आपको याद रखना है इसे भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, नमस्ते ओरछा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में नमस्ते ओरछा उत्सव मनाया जाता है। और ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मनाया जाता है, जो कि वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है, नमस्ते ओरछा उत्सव, ओरछा शहर में, मध्य प्रदेश के। तो आपको आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। आप अपना जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया पूरे 40 क्वेश्चंस में से। और आपको यदि हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और इससे अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। तो चलिए बस, थैंक यू।